हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं शिक्षकों, मैं ऋषभ चंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी में। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्ड पॉइंट केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण के अंतर्गत रासायनिक समीकरण को किस प्रकार बैलेंस किया जाए। हाउ कैन वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपको मैं पूरी तरीके से 7 या 8 चरणों में इस चीज़ को करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार आप किसी भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस कर सकते हैं। अगर कोई भी रासायनिक समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण है तो आप उसको किस प्रकार स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि इस चैनल पर अपलोड की गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तो आइए समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो विद्यार्थियों, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक थर्ड केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण के अंतर्गत बैलेंस या केमिकल इक्वेशन के बारे में, अर्थात रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाए। विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक संयोग करके यानी कि रिएक्ट करके, यानी कि उनमें जब अंतरक्रिया होती है तो किस पदार्थ का निर्माण होता है, अर्थात उत्पादों का निर्माण होता है, यानी कि प्रोडक्ट बनते हैं। अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं, जब उनमें रिएक्शन होती है तो क्या बनते हैं विद्यार्थियों, उत्पाद बनते हैं यानी कि प्रोडक्ट बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है यानी कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का जो मास है, यानी कि इनका जो टोटल मास है, वो ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही क्रिएट किया जा सकता है। यानी कि जो अभिकारक और उत्पाद का जो द्रव्यमान है यानी कि जो मास है, वो उसका ना तो विनाश किया जा सकता है, यानी कि ना तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही उसका सृजन किया जा सकता है, ना ही उसका द्रव्यमान क्रिएट किया जा सकता है। ये रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम मैंने आपको बताया था, वो फॉलो होता है। तो विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार अभिकारकों का कुल द्रव्यमान यानी कि रिएक्टेंट्स का जो टोटल मास है वो किसके बराबर होता है, उत्पादों के कुल द्रव्यमान यानी कि प्रोडक्ट के कुल मास के बराबर होता है। या विद्यार्थियों, अपन इस तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत अभिकारकों में कुल परमाणुओं की संख्या, टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं अभिकारकों में, रिएक्टेंट्स के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो किसके बराबर होते हैं, प्रोडक्ट यानी कि उत्पादों में कुल परमाणुओं की संख्या के बराबर होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया से पहले जो अभिकारकों में कुल परमाणुओं की संख्या किसके बराबर होती है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले उत्पादों में कुल परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। तो आइए विद्यार्थियों, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, ये मैंने वाटर का मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। यहाँ मैं आपको ये समझाने के लिए लिखा हुआ है कि ये जो 2 है, किसी भी मॉलिक्यूल से पहले जो नंबर लिखा हुआ होता है वो किसको प्रदर्शित करता है विद्यार्थियों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। किसको प्रदर्शित करता है विद्यार्थियों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि अणुओं की संख्या को। और जो किसी एलिमेंट के नीचे ये जो संख्या लिखी हुई होती है ये किसको प्रेजेंट करता है विद्यार्थियों, नंबर ऑफ एटम को यानी कि परमाणुओं की संख्या को। तो आइए विद्यार्थियों, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाया हुआ है किस प्रकार किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के परमाणु की संख्या उत्पादों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। यहाँ पर हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें यहाँ एलिमेंट्स यानी कि तत्व लिखते हैं, इधर अभिकारक में परमाणु की संख्या और इधर उत्पाद में परमाणु की संख्या लिखते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, देखते हैं कि जिंक एलिमेंट यानी कि जो जिंक एलिमेंट है, जिंक जो तत्व है, अभिकारक में परमाणु की संख्या कितनी है, 1। कितनी है विद्यार्थियों, 1। लेकिन प्रोडक्ट में जिंक जो एलिमेंट है उसके परमाणु की संख्या कितनी है, 1। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों में जिंक एलिमेंट यानी कि जो जिंक तत्व है उसके परमाणु की संख्या क्या है, बराबर है। नेक्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन।
देखते हैं विद्यार्थियों कि अभिकारक में हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसके परमाणुओं की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2। लेकिन उत्पाद में यानी कि प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, हाइड्रोजन के एलिमेंट्स कितने हैं, 2। तो यहाँ पर अभिकारक में परमाणु की संख्या किसकी, हाइड्रोजन की 2 है, और उत्पाद में हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 2। तो दोनों तरफ क्या है, बराबर बराबर एटम्स हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है सल्फर। अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट में देखें सल्फर के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1, लेकिन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं सल्फर के, 1। तो दोनों तरफ बराबर है। नेक्स्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4। प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ऑक्सीजन के, 4। तो यहाँ पर इस टेबल से आप ये देख पा रहे हैं कि प्रत्येक एलिमेंट की परमाणु की संख्या अभिकारक और उत्पादों में क्या है, बराबर है। अगर इस प्रकार से आपको ये देखने को मिले तो हम कह सकते हैं, क्या देखने को मिले, अगर आपको यह देखने को मिले कि अभिकारकों में कुल परमाणु की संख्या बराबर किसके है, उत्पादों में कुल परमाणु की संख्या के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि यह जो इक्वेशन है, ये जो केमिकल इक्वेशन है, ये कैसी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। कैसी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, यानी कि यह कैसा समीकरण है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो अगर विद्यार्थियों आपका जो इक्वेशन है, जो रासायनिक समीकरण है, अगर वो संतुलित नहीं है तो कोई भी रासायनिक समीकरण संतुलित कब नहीं होगा विद्यार्थियों, कोई भी रासायनिक समीकरण संतुलित तब नहीं होता है जब अभिकारकों में कुल परमाणुओं की संख्या उत्पादों के कुल परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं हो। अगर ऐसा हो जाए तब आप कहोगे कि कोई भी रासायनिक समीकरण कैसा नहीं है, संतुलित नहीं है, वह रासायनिक समीकरण कहलाता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो विद्यार्थियों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी रासायनिक समीकरण, कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं है तो उसको अनुमान विधि यानी कि हिट एंड ट्रायल मेथड से अपन क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। यानी कि उसमें जो अभिकारक को के जो परमाणु की संख्या होती है और उत्पादों में जो परमाणु की संख्या होती है एलिमेंट्स की, उसको घटा या बढ़ाकर हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार किसी भी रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। यह जो मैंने एग्जाम्पल लिया था ये ऑलरेडी बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पर अभिकारक में परमाणु की संख्या बराबर किसके है, उत्पाद में परमाणु की संख्या के बराबर है। तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कैसा है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आइए विद्यार्थियों, एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं कि किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ लिखे होते हैं और नंबर ऑफ एटम्स कहाँ लिखे होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल लेकर समझाया हुआ है कि यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2, यानी कि जो पहले जो नंबर लिखा हुआ होता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है, यानी कि अणुओं की संख्या होती है। और किसी भी एलिमेंट के ठीक नीचे लिखा हुआ होता है परमाणुओं की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट को मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पर हाइड्रोजन एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2। हाइड्रोजन एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, यानी कि अणुओं की संख्या कितनी है, 2। और यहाँ पर हाइड्रोजन एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2। हाइड्रोजन एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2। ऑक्सीजन एलिमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन एलिमेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2। और यहाँ पर ऑक्सीजन एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1। तो यहाँ पर देखकर आप पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ठीक आगे लिखे हुए होते हैं किसी भी कंपाउंड के, और नंबर ऑफ एटम्स उसके ठीक नीचे लिखे हुए होते हैं। अब विद्यार्थियों, यह समझते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण जो कि संतुलित नहीं है, बैलेंस नहीं है, उसको किस प्रकार बैलेंस किया जाए, इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाने का प्रयास किया है कि आयरन की रिएक्शन जब वाटर से होती है तो किन उत्पादों की प्राप्ति होती है, फेरस ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन। फेरस ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन, यहाँ पर रिएक्टेंट्स हैं फेरस यानी कि आयरन और वाटर यानी कि जल, और उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट हैं फेरस ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन। तो किस प्रकार बैलेंस करें किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते हैं। स्टेप 1 में
सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जितने भी कंपाउंड्स हैं या जितने भी एलिमेंट्स हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में यूज़ हुए हैं, सबसे पहले उनको क्या करते हैं, बॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, बॉक्स में लिख देते हैं इस प्रकार, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर फेरस, वाटर, फेरस ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन को मैंने क्या कर दिया है, बॉक्स में लिख दिया है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको भी ठीक इसी प्रकार लिखना है जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम तत्वों के परमाणुओं की सूची बनाते हैं, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स उस केमिकल रिएक्शन में यूज़ किए गए हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स की हम टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई हुई है, इधर मैंने इस केमिकल रिएक्शन में जो भी एलिमेंट्स यूज़ में लिए हैं उनको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स यूज लिए गए हैं विद्यार्थियों, सबसे पहला है फेरस यानी कि आयरन, सेकंड है हाइड्रोजन एंड थर्ड है ऑक्सीजन। इसके अलावा और कोई भी एलिमेंट इस केमिकल रिएक्शन में यूज़ नहीं किया गया है। विद्यार्थियों, फेरस और वाटर यानी कि जल हैं आपके अभिकारक। तो अभिकारक में यानी कि रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं फेरस के, आप काउंट करके देख लीजिए, 1 नीचे लिखे हुए होते हैं यहाँ पर 1। लेकिन उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम कितने हैं फेरस के, यहाँ पर देख लीजिए 3। यहाँ पर फेरस है ही नहीं, यहाँ पर है 3, तो यहाँ लिख देंगे हम 3। नेक्स्ट बात करते हैं हम हाइड्रोजन एलिमेंट की। रिएक्टेंट में यानी कि अभिकारक में हाइड्रोजन एलिमेंट के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2। आप देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि नीचे नंबर ऑफ एटम्स लिखे हुए होते हैं। लेकिन प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद में हाइड्रोजन एलिमेंट के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2। नेक्स्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन। अभिकारक में ऑक्सीजन एलिमेंट के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1। यहाँ पर लिखा हुआ होता है, अब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब 1 ही होता है। उत्पाद में यानी कि प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन एलिमेंट के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 4। आप देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस वाली टेबल से हम ये देख सकते हैं कि अभिकारक में इन एलिमेंट्स के परमाणु की संख्या उत्पाद में इन एलिमेंट्स के परमाणु की संख्या के बराबर नहीं है। जैसे कि हम बात करते हैं फेरस की यानी कि आयरन की, तो अभिकारक में फेरस के परमाणु की संख्या 1 है और उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट के अंदर फेरस के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 3, जो कि बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन जो एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट के परमाणुओं की संख्या जो है वो अभिकारक में 2 है और उत्पाद में क्या है, 2 है। ये तो इक्वल है, यानी कि ये दोनों में क्या है, बराबर है। लेकिन अगर बात करें ऑक्सीजन एलिमेंट की, तो यहाँ पर अभिकारक में ऑक्सीजन एलिमेंट के परमाणु की संख्या कितनी है, 1, और उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट में ऑक्सीजन एलिमेंट के परमाणु की संख्या कितनी है, 4, जो कि इक्वल नहीं है, बैलेंस नहीं है। तो अगर ऐसा आपको देखने को मिले कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर बराबर ना हो दोनों में, अभिकारक और उत्पाद में, तो आप कहेंगे कि आपकी जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो इस प्रकार के इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। अब हम थर्ड स्टेप में देखते हैं कि किस तरह अपन बैलेंस करें। थर्ड स्टेप में देखो विद्यार्थियों, मैंने क्या लिखा हुआ है, समझने का प्रयास करना। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका थर्ड स्टेप, सबसे इम्पोर्टेंट है थर्ड स्टेप, और इसके बाद आने वाले जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे इम्पोर्टेंट हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए किसी भी केमिकल इक्वेशन को सॉल्व करना है। डायरेक्ट आपको थर्ड स्टेप पर नहीं आना है। सबसे पहले आपको स्टेप 1 फॉलो करना है, देन उसके बाद आपको सेकंड स्टेप फॉलो करना है, और उसके बाद आपको थर्ड स्टेप, यानी कि स्टेप बाय स्टेप ही आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि थर्ड स्टेप में क्या लिखा हुआ है। तो थर्ड स्टेप में मैंने लिखा है कि ऐसा यौगिक जिसके पास में परमाणुओं की संख्या क्या हो, अधिक हो। ऐसा यौगिक किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ऐसा कंपाउंड जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि परमाणुओं की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस वाली केमिकल इक्वेशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट, ये जो कंपाउंड है, देखो कंपाउंड किसी भी तरफ हो सकता है, चाहे वो रिएक्टेंट की तरफ हो यानी कि अभिकारकों की तरफ हो, या वो उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट की तरफ हो। इससे कोई मैटर, ये कोई मायने नहीं रखता है कि वो यौगिक जो आपने चूज़ किया है जिसमें अधिक परमाणुओं की संख्या है, यानी कि वह यौगिक अधिक परमाणु रखता है, वह उत्पाद की तरफ है या फिर अभिकारकों की तरफ है।
वैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो जो फेरस ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड जो है वो उत्पाद है। तो इस यौगिक में फेरस ऑक्साइड में नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज़्यादा हैं। कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं देख लीजिए। ऑक्सीजन में 4 और फेरस 3, तो 3 + 4 कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं 7। तो 7 नंबर ऑफ एटम्स या इससे ज़्यादा आपको किसी भी कंपाउंड में नहीं मिलेंगे। देखो इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें 1 है, 2 + 1 3 है, इसमें तो 7 है ही, अभी मैंने बताया, और हाइड्रोजन में 2 हैं। तो सबसे ज़्यादा परमाणु किस कंपाउंड के अंदर हैं, फेरस ऑक्साइड के अंदर हैं। तो सबसे पहले हम किस कंपाउंड को चुनेंगे, फेरस ऑक्साइड को सेलेक्ट करेंगे। अब इस कंपाउंड के अंदर ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हों। इस कंपाउंड की बात कर रहा हूँ मैं, फेरस ऑक्साइड की। फेरस ऑक्साइड में 2 एलिमेंट्स हैं, फेरस एवं ऑक्सीजन। तो फेरस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, फेरस के 3, और यहाँ पर ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 4। तो सबसे ज़्यादा बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके ज़्यादा हैं, फेरस के हैं या ऑक्सीजन के हैं, ऑक्सीजन के हैं। ऑक्सीजन के 4 हैं और फेरस के कितने हैं 3। तो 4 तो हमेशा 3 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम उस एलिमेंट को चूज़ करते हैं जिसके नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो सबसे अधिक परमाणु वाला तत्व, सबसे अधिक यानी कि इस यौगिक के अंदर सबसे अधिक एटम्स किसके ज़्यादा हैं, ऑक्सीजन के ज़्यादा हैं। यानी कि वह एलिमेंट चूज़ करेंगे जिसमें सबसे अधिक परमाणु हों। तो यहाँ पर हमने चूज़ कर लिया ऑक्सीजन, क्योंकि इसके पास में ही परमाणुओं की संख्या फेरस से ज़्यादा है। अब इधर देखिए, हमने चूज़ कर लिया ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे इस प्रकार से। यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं ऑक्सीजन के परमाणु, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स इन ऑक्सीजन। किस किस में, रिएक्टेंट्स में एवं प्रोडक्ट में, यानी कि उत्पाद में। देखो प्रारंभ में इनिशियली अभिकारक में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या थी 1। आप देख लीजिए, प्रारंभ में अभिकारकों में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है 1। देखो 1 यहीं पर है, यहाँ तो ऑक्सीजन है ही नहीं। और 1 किस में है, H2O में, यानी कि जल के अणु में परमाणु की संख्या कितनी है 1 अभिकारकों में। लेकिन अगर बात करें उत्पादों की तो वहाँ पर केवल फेरस ऑक्साइड में ही ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है 4। तो टोटल अगर हम बात करें कॉन्क्लूड करके तो कि ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या अभिकारक में 1 है और उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है 4, जो कि बैलेंस नहीं है। आपको ये बैलेंस करना है। तो संतुलित करने के लिए यानी कि बैलेंस करने के लिए हम क्या करें, अगर 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर दें और अगर 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 और 4 दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने के बाद इस वाली केमिकल रिएक्शन को आपको किस प्रकार लिखना है, हम यहाँ पर देखते हैं। तो विद्यार्थियों, ऑक्सीजन के परमाणु को संतुलित करने के तत्पश्चात आप इस वाली केमिकल रिएक्शन को किस प्रकार लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, फेरस जल यानी कि वाटर, फेरस ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन। आपने यहाँ पर 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया था तो अभिकारक में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जल के अणु में, यहाँ पर आप लिख देंगे 4। तो अब थर्ड स्टेप को कंप्लीट करने के बाद में आपने कर दिया है ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको बराबर। तो अभी आप इसको संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं कह सकते, ये है आपका आंशिक संतुलित समीकरण। आंशिक यानी कि ये पार्शियली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, आंशिक संतुलित रासायनिक समीकरण है, ये कंप्लीट अभी बैलेंस नहीं हुआ है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद में हम हाइड्रोजन के एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे, देन उसके बाद में फेरस के एलिमेंट्स को अपन बैलेंस करेंगे। विद्यार्थियों, नोट डालकर मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि यदि अभिकारक और उत्पाद में यानी कि अभिकारक और उत्पाद यानी कि रिएक्टेंट एवं प्रोडक्ट में यदि आपको परमाणु की संख्या बराबर करनी है, नंबर ऑफ एटम्स अगर आपको इक्वल करने हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल करने के दौरान आपको उस अभिकारक या उत्पाद में जो भी तत्व या यौगिक इस्तेमाल किए गए हैं उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी कि जो रासायनिक सूत्र है उसको उससे आपको छेड़छाड़ नहीं करनी, उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को आपको चेंज नहीं करना है,
उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को आपको चेंज नहीं करना है। जो तत्व या यौगिक उस रासायनिक समीकरण में इस्तेमाल किए गए हैं उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जल का एक, ये वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है और इसके आगे 4 लिखा हुआ है। यहाँ पर इसका 4 का यह मतलब है कि जो जल का अणु है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 4। तो इस वाले मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम इस प्रकार नहीं लिख सकते, ये बिल्कुल रॉन्ग है। या फिर आप इस प्रकार नहीं लिख सकते, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर आपने जो जल का मॉलिक्यूल है, जो जल का यौगिक है, जो कंपाउंड है, उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को आपको क्या कर दिया है, आपने उसमें चेंज कर दिया, आपने उसमें चेंजिंग ला दी है। तो इस प्रकार आप ये नहीं कर सकते, किसी भी तत्व या यौगिक यानी कि एलिमेंट या कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो विद्यार्थियों अब हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 3 में हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया था, स्टेप नंबर 4 में हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। देखो वैसे तो अभिकारक और उत्पाद में आयरन के परमाणु की संख्या बराबर बराबर है, 4-4 है, और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 4-4 है। दोनों तरफ ही हाइड्रोजन और फेरस के परमाणुओं की संख्या यानी कि नंबर ऑफ एटम्स क्या है, इक्वल हैं। तो आप चाहें तो फेरस को पहले बैलेंस कर लें, देन उसके बाद में हाइड्रोजन को बैलेंस कर लें, या आप पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर लें फिर फेरस को बैलेंस कर लें यानी कि आयरन को बैलेंस कर लें। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करूँगा स्टेप नंबर 4 में, और उसके बाद में फेरस यानी कि आयरन को बैलेंस करूंगा स्टेप नंबर 5 में। तो आइए विद्यार्थियों समझते हैं कि हाइड्रोजन को कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं। तो वही टेबल जो हमने ऑक्सीजन के लिए बनाई थी, सेम टू सेम वैसे ही टेबल आपको किस एलिमेंट के लिए बनानी है, हाइड्रोजन एलिमेंट के लिए बनानी है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या, हाइड्रोजन के परमाणु, इधर मैंने लिखा हुआ है अभिकारक में यानी कि रिएक्टेंट्स में, और इधर मैंने लिखा हुआ है उत्पादों में यानी कि प्रोडक्ट में। तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या प्रारंभ में कितनी थी अभिकारकों के अंदर, 8। देख लीजिए आप, 8 अभिकारक में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या है 4 × 2 8, किसमें, H2O में। लेकिन बात करें अगर प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2। हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2, किसमें, H2 में। अब इसको बैलेंस करने के लिए यानी कि संतुलित करने के लिए हम क्या करें, 8 में 1 से मल्टीप्लाई कर दें, और 2 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 और 8 दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि अभिकारक में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी किसके, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या के। तो विद्यार्थियों परमाणुओं की संख्या बराबर करने के बाद हम इस रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, आयरन, ऑक्सीजन को हमने पहले ही बैलेंस कर दिया था, यहाँ पर ऑलरेडी पहले से 4 लिखा हुआ है, हमने इस जगह 4 लगाया है, इस जगह हमने क्या किया है, 4 लगाया है। ये वाली जो केमिकल इक्वेशन है वो कैसी है, पार्शियली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अभी भी ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, अभी भी ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, आंशिक रूप से संतुलित रासायनिक समीकरण है, आंशिक रूप से पार्शियली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ये। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी आपने आयरन यानी कि फेरस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आयरन के नंबर ऑफ एटम्स आपने इक्वल नहीं किए हैं। तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल करने के बाद में हम करेंगे स्टेप नंबर 5 में आयरन यानी कि फेरस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। तो जैसा हमने ऑक्सीजन के लिए टेबल बनाई थी, स्टेप नंबर 4 में हाइड्रोजन के लिए टेबल बनाई थी, ठीक उसी प्रकार आपको आयरन के लिए भी टेबल बनानी है। तो देखो विद्यार्थियों मैंने किस प्रकार टेबल बनाई हुई है, यहाँ पर मैंने लिखा है आयरन के परमाणु प्रारंभ में अभिकारक के अंदर, उत्पाद के अंदर, फिर संतुलित करने के बाद अभिकारक में आयरन के परमाणु की संख्या कितनी होगी और उत्पाद में कितनी होगी। तो प्रारंभ में आयरन के परमाणु की संख्या अभिकारक में कितनी है, 1, देख लीजिए आप, एक ही है अभिकारक में, और इधर उत्पाद में कितनी है, आयरन के परमाणु की संख्या कितनी है, 3, किसमें, Fe3O4 में। आप इधर देख लीजिए 3 ही है, ये परमाणुओं की संख्या ही होती है। लेकिन संतुलित करने के बाद अगर हम 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3, और इधर अपन 3 में 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3, यानी कि 3 = 3, यानी कि अभिकारक और उत्पाद में ऐसा करने के बाद क्या हो जाएगा, आयरन के परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी।
तो विद्यार्थियों यहाँ 4 और यहाँ 4 तो है ही, इसके बाद में हमने आयरन के आगे क्या लगा दिया, 3 लगा दिया। आयरन के आगे क्या लगा दिया, 3। आयरन के आगे क्या लगा दिया, 3 लगा दिया। तो अब अभिकारक में आयरन के परमाणु की संख्या बराबर किसके हो गई है, उत्पाद में आयरन के परमाणु की संख्या के बराबर हो गई है। तो विद्यार्थियों इसको चेक करने के लिए, इसकी जांच करने के लिए हम चलते हैं स्टेप नंबर 6 की तरफ। स्टेप नंबर 6 में विद्यार्थियों हमको यही करना है, जो हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है उसकी क्या करनी है, अपने को जांच करनी है, इसको चेक करना है कि अभिकारक में परमाणु की संख्या बराबर है उत्पाद के परमाणु की संख्या के। आइए विद्यार्थियों चेक करते हैं। हमने इस रासायनिक अभिक्रिया में फेरस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट यूज में लिए थे। अब हम चेक करते हैं कि इन तीनों एलिमेंटों के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो अभिकारक और उत्पाद दोनों में बराबर है या नहीं। यहाँ पर मैंने जो केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है ये बैलेंस है। ये कैसी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। लेकिन अब इसको हम कर रहे हैं चेक। चेक कैसे करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे फेरस के, रिएक्टेंट में कितने हैं, 3। कितने हैं, 3। लेकिन प्रोडक्ट में कितने हैं, R फॉर रिएक्टेंट, P फॉर प्रोडक्ट। लेकिन प्रोडक्ट में कितने हैं, 3। रिएक्टेंट में कितने हैं, 3 और प्रोडक्ट में कितने हैं, 3। बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं रिएक्टेंट के अंदर, 4 × 2 8। और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4 × 2 8। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन एलिमेंट की। ऑक्सीजन एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में कितने हैं, 4 × 1 4। और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4। तो अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि फेरस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फेरस के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में 3 हैं और प्रोडक्ट में भी 3 हैं, यानी कि इक्वल। हाइड्रोजन एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में 8 है और प्रोडक्ट में भी 8 है, इक्वल। ऑक्सीजन एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में 4 हैं और प्रोडक्ट में 4 है, तो ये भी इक्वल। यानी कि इस वाले केमिकल इक्वेशन के अंदर, इस वाली केमिकल इक्वेशन में जितने भी एलिमेंट हमने यूज़ में लिए हैं उन सभी एलिमेंटों के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट एवं प्रोडक्ट में क्या है विद्यार्थियों, इक्वल है। तो अब इस रासायनिक समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो विद्यार्थियों अब हम चलते हैं अपने 7 स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 7 और स्टेप नंबर 8 मैंने इसके ही ठीक नीचे लिखा हुआ है। स्टेप नंबर 7 और स्टेप नंबर 8 जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो उनको फॉलो करें या नहीं। तो वो 7 स्टेप में मैंने लिखा हुआ है फिजिकल स्टेट के बारे में, यानी कि भौतिक अवस्था के बारे में। आपको पता है कि किसी भी पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्यम और गैस। ठोस के लिए यानी कि सॉलिड स्टेट के लिए हम स्मॉल s यूज़ करते हैं। लिक्विड स्टेट के लिए यानी कि द्रव अवस्था के लिए अपन स्मॉल l यूज़ करते हैं। एंड गैस स्टेट यानी कि गैस अवस्था के लिए अपन क्या करते हैं, स्मॉल g का यूज़ करते हैं। तो इस वाली केमिकल इक्वेशन के अंदर हम इन सिंबल्स को लगा देते हैं, जैसे कि फेरस। फेरस यहाँ पर किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्मॉल s लगा देंगे। जल यानी कि वाटर किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, तो यहाँ पर हम कौन सा सिंबल लगा देंगे, स्मॉल l सिंबल लगा देंगे। फेरस ऑक्साइड यहाँ पर किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, तो यहाँ पर अपन स्मॉल s यूज़ करेंगे। हाइड्रोजन किस स्टेट में होता है, गैस स्टेट में होता है, तो यहाँ पर अपन किस स्टेट में लगाएंगे, स्मॉल g यूज़ करेंगे। विद्यार्थियों वैसे तो जल जो होता है लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन इस केमिकल इक्वेशन में ये जो जल है यानी कि जो पानी है वो किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, यानी कि द्रव अवस्था में है। लेकिन द्रव अवस्था का जो फॉर्म है, जो उसका रूप है, वो क्या है, वेपर की फॉर्म में है, यानी कि गैस की फॉर्म में है। तो यहाँ पर एल यूज़ ना करके हम क्या इस्तेमाल करेंगे, जी। एक्चुअली विद्यार्थियों ये जो केमिकल इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है वो एक जंग लगने की, यानी कि लोहे पर जो जंग लगती है, जो रस्ट लगती है, उसकी केमिकल इक्वेशन है। तो इस केमिकल इक्वेशन को देखकर आप समझ सकते हैं कि फेरस यानी कि लोहा जब जल के संपर्क में आता है, जल कौन सा, गैसीय फॉर्म में यानी कि वेपर यानी कि वाष्प अवस्था में, जब लोहे के संपर्क में आता है तो उस पर लग जाता है जंग, यानी कि उसके ऊपर लाल कलर की एक लेयर जमा हो जाती है, लाल कलर की एक परत जमा हो जाती है।
वो होता है फेरस ऑक्साइड। तो ये वो केमिकल इक्वेशन है। तो यहाँ पर अपन जल के नीचे यानी कि वाटर के नीचे स्मॉल जी का इस्तेमाल करते हैं। स्टेप नंबर 8 है, अगर टेम्परेचर, प्रेशर और उत्प्रेरक अगर आपने इस्तेमाल किए हैं तो इनको हम कहाँ लिखते हैं? तीर के ऊपर लिखते हैं। तीर के निशान के इनको ऊपर लिखा जाता है। तो विद्यार्थियों, ये थे किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के 8 चरण, 8 स्टेप्स। अगर आप इनको फॉलो करते हैं, अगर आप इन 7 और 8 स्टेप्स तक अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आप किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ आज का पढ़ा हुआ आपके समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।